आज हम करेंगे बच्चों रिवाइज अपना पूरा कॉस्ट का चैप्टर। सीए फाउंडेशन के अंदर कॉस्ट चैप्टर में से लगभग 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमने कॉस्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, एक बार आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब अलग होता है, जबकि अकाउंटिंग में जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें कॉस्ट का मतलब अलग होता है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है और अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, इसको हमने जब लिखा और समझा तो आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग कॉस्ट एक तरह से एक ऐसी कॉस्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि जो आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1200 रुपये रेंट पे करा, तो मैं इस 1200 रुपये को कह सकता हूँ अकाउंटिंग कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट तो आती ही है, साथ ही साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है। तो हमने एग्जांपल लिया था, मान लेते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट है 1000 रुपये की, तो 1200 की अकाउंटिंग कॉस्ट, 1000 रुपये की इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट 2200। अब प्रश्न ये आता है कि सर ये 1000 रुपये की इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका क्या मतलब है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था कि लेट्स एज्यूम हम एक एंटरप्रेन्योर हैं और हम किसी से अगर लैंड लेते तो बदले में उसको रेंट पे करते, हम किसी से लेबर लेते तो बदले में वेजेस पे करते, हम किसी से कैपिटल लेते तो बदले में इंटरेस्ट पे करते, हम किसी से एंटरप्रेन्योर सर्विस लेते तो हम उसको प्रॉफिट पे करते। लेकिन ये चारों चीज़ें मान लेते हैं हमने किसी से नहीं ली और हमने बिजनेस में अपनी ही इन्वॉल्व कर ली। तो अब ये सारी चीज़ों का मान लेते हैं जो खर्चा था वो 1000 रुपये था, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेंट 200, वेजेस 250, इंटरेस्ट 300, प्रॉफिट 250। लेकिन अब ये सारा खर्चा मुझे किसी और को देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास अपने सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज थे, मैंने उसी का इस्तेमाल करके बिजनेस में लगा दिया। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको भी माना जाता है कि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, मतलब जस्ट ऐसी बोलने के लिए कि अगर मैं अपने रिसोर्सेज बिजनेस में ना लगाता और ये मैं कहीं और लगाता तो शायद मुझे 1000 रुपये देना पड़ सकता था या कमा सकता था। तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये एक डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट दोनों को जोड़कर बोला जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट। ये होता है पहला कॉन्सेप्ट। फिर हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट जो है वो भी 2 तरह से निकल सकता है। क्या क्या? एक हो गया अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि उसमें हम अकाउंटिंग कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं। एक हो गया इकोनॉमिक प्रॉफिट, उसमें हम इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट का टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉफिट का टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। छोटे से एमसीक्यू में फॉर्मूला पूछेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इन्हीं बातों को थोड़ा सा हमने और समझा था। तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज़्यादा आ सकता है, आंसर इज़ यस। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कभी भी अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं आ सकता। और मैंने आपको कहा भी था, आप इसमें अपनी मनगढ़ंत फिगर्स चाहे एज्यूम करके देख लेना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। खैर, आपके लिए तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसी से एक सिचुएशन हमने पढ़ी, नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, कि ये किसे कहते हैं। तो बड़ा ही स्पेशल नाम है, एक तरफ हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, एक तरफ हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। लेकिन इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हम एज्यूम अगर करें कि जो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट थी, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में थी 2200, जिसका पूरा ब्रेकअप भी है, 1200 अकाउंटिंग कॉस्ट जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, और 1000 की इम्प्लिसिट कॉस्ट जो आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, दोनों को मिलाकर हो गया 2200 इकोनॉमिक कॉस्ट। अब फ़र्ज़ करो, एज्यूम करो कि अगर मैं जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसे बेचकर मेरे पास जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी 2200 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन बन गई इकोनॉमिक कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो इस सिचुएशन को नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कह देंगे, या इस पोजीशन को या इस पॉइंट को नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट कह देंगे। बस इतनी सी कंडीशन है इसमें। तो नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन का मतलब है इकोनॉमिक कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं एक नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन में आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो एक प्रकार से ज़ीरो है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे इकोनॉमिक प्रॉफिट तो टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू भी 2200, इकोनॉमिक कॉस्ट भी 2200, तो माइनस करके आंसर 0 ही आएगा। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। फिर इसमें कुछ छोटी छोटी कॉस्ट थी।
आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सिंपल मतलब है, आउटले मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सेम कॉन्सेप्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट, सेम कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जिसको आप ट्रेस कर सकते हो कि जैसे हमने लेट से लेबर को 500 रुपये वेजेस दिए, तो डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब मान लेते हैं हमने रेंट पे करा, अब रेंट पे कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि रेंट तो एक जनरल पेमेंट हो गई। अब मैं वहाँ पर कितने प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना भी रहा हूँ या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी कॉस्ट ट्रेस ना हो पाए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो वो हो गई इनडायरेक्ट कॉस्ट, और जो ट्रेस हो जाए वो डायरेक्ट कॉस्ट। इसी प्रकार एक और टर्म हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब आपने 5 साल पहले एक गाड़ी खरीदी थी 5 लाख की, वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन आज अगर उसको रिप्लेस करोगे, नई गाड़ी खरीदोगे सेम मॉडल की, तो आएगी 13 लाख रुपए की, इसको बोल देंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सिंपल। इसी प्रकार से इंडिविजुअल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। इंडिविजुअल कॉस्ट का मतलब आप कहोगे मैंने अपनी फैक्ट्री में वेजेस दिया 500 रुपये का, मैंने अपने वर्कर को सैलरी दी 700 रुपये की, ये आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट। लेकिन आपकी फैक्ट्री से निकले हुए धुएं से समाज को, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा, या वाटर पॉल्यूशन से समाज को नुकसान पहुंचा, तो ये हो गई सोशल कॉस्ट। इसके बाद 7th थी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी कि भाई आप जितना मर्जी आउटपुट बनाओ ये चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि आप आउटपुट अगर ज़्यादा बनाओगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, यानी कि वो चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को हम कई बार संक कॉस्ट, इनएस्केपेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट या ओवरहेड कह देते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कह देते हैं। फिर हमने पढ़ा कॉस्ट फंक्शन। ये एक बड़ा सिंपल चीज़ होती है। कॉस्ट फंक्शन का मतलब है कि आपका कॉस्ट का, यानी कि आउटपुट जो आप बना रहे हो, प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, उसकी कॉस्ट का किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी का मतलब है कौन कौन से फैक्टर्स कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वेरियस फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारी स्टडी के लिए 5 मेन फैक्टर्स पर आपको फोकस करना है। पहला तो हो गया प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जैसे रॉ मटेरियल। दूसरा हो गया साइज ऑफ आउटपुट, यानी कि आप कितना आउटपुट बना रहे हो, ज़्यादा कि कम। तीसरी हो गई टेक्नोलॉजी, अच्छी या ख़राब। चौथे हो गए टैक्सेस, या तो ज़्यादा या कम। पांचवा हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन आपने पुराना चैप्टर पढ़ा, तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला होगा तो आपकी कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्शन फंक्शन में अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला होगा तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ये 5 फैक्टर्स कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके बाद टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ये बहुत सिंपल होता है। कॉस्ट फंक्शन 2 प्रकार के हैं बच्चों, देखो। एक होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब वेरी सिंपल, एक इनपुट फिक्स रहेगा। दूसरा होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब है कि सारे इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। अब शॉर्ट रन के अंदर हमें मेन कॉस्ट पढ़नी होती हैं, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। हम 1 बाय 1 आपको पढ़ाते हैं, सबकी बारे में स्पेशल बातें हैं। पहली होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कांस्टेंट रहती है, चाहे आप जितना मर्जी आउटपुट बनाओ। 0 आउटपुट बनाओगे तब भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, लाइक 60। इसीलिए इसका कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसकी खासियत ये होती है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये भी बढ़ती रहेगी, लेकिन इसमें खूबसूरती ये है कि शुरू में इसके बढ़ने की स्पीड स्लो होगी, जिसीलिए इसको कहते हैं इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद इसके बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसको कहते हैं इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इसीलिए इसकी जो कर्व की शेप होती है बड़ी ही दिलचस्प होती है, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड एस शेप। तो जब तक आप लाल रंग का देख रहे हो वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, और जब आप हरे रंग का देख रहे हो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये इसकी खूबसूरती है। फिर होती हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ना पूरी तरह से फिक्स्ड ना पूरी तरह से वेरिएबल। जैसे बिजली का बिल, इसमें थोड़ा सा पोर्शन फिक्स भी होगा और थोड़ा सा पोर्शन वेरिएबल भी होगा। एक होती है स्टेयर स्टेप कॉस्ट, जिसमें थोड़ी देर के लिए कुछ आउटपुट्स पर फिक्स रहेगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगी, फिर थोड़ी देर के लिए फिक्स रहेगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगी, थोड़ी देर के लिए फिक्स रहेगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगी। इसीलिए इस तरह से आपको ये सीढ़ियों की तरह नज़र आती है। पांचवी होती है टोटल कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट।
टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट का सम है, एक है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू का एनालिसिस करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ भी एग्जैक्टली सेम तरह से बिहेव करती हैं जैसे टीवीसी की कर रही थी। यानी कि अगर मैं इसके कर्व की बात करूं तो ये बिल्कुल पैरेलल बनता है टीवीसी के, और अगर आप देखोगे तो इसमें भी शुरू में बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, इसीलिए इसकी शेप को भी इन्वर्टेड एस बोलते हैं। फिर होती हैं एवरेज कॉस्ट्स, जिसमें पहली होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी सिंपल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा अगली होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें सिंपल फार्मूला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो इससे पता लग जाएगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके कर्व की जब हम शेप देखते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पहले ये फॉल करता है और फिर ये राइज करता है, तो इसीलिए इस कर्व को बोलते हैं यू शेप्ड, जो आप डायग्राम पर देख रहे हो। इसी तरह होता है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। इसमें हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसका कर्व बनाएंगे तो आप देखोगे इसमें भी आपको इसी तरह नज़र आएगा कि पहले ये फॉल करेगा और फिर ये राइज करेगा, इसीलिए ये कर्व भी होता है यू शेप्ड। इसके बाद होती है मार्जिनल कॉस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि हर एडिशनल आउटपुट पर आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना एडिशनली हो रहा है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला है चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। हाँ, कभी कभी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं देगा तो हम टोटल कॉस्ट से भी इसको निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। बाकी मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं स्लोप ऑफ टीवीसी, और मार्जिनल कॉस्ट के नीचे जो एरिया होता है वो भी होता है टीवीसी। बात करें इसके शेप की तो एमसी का कर्व जो होता है वो भी पहले फॉल करता है फिर राइज करता है, इसीलिए ये भी बनता है यू शेप्ड। बाकी राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी को बोलते हैं सप्लाई कर, ये छोटे से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमने पढ़ा था कि ये जितने भी कॉस्ट कर्व हैं इनकी शेप के पीछे क्या रीज़न है, तो एक ही रीज़न है। आप सिंपल याद रखना, जितनी भी ये शॉर्ट रन के अंदर हम कॉस्ट्स पढ़ रहे हैं उनकी शेप के पीछे एक ही रीज़न है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा देता हूँ वो कैसे होता है, क्योंकि कॉस्ट और रिटर्न्स का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि रिटर्न ज़्यादा होते हैं तो कॉस्ट कम, रिटर्न्स कम होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा, ये मतलब है। अब प्रोडक्शन में रिटर्न्स का स्टेजेस कैसे चलता है, पहले होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मतलब रिटर्न ज़्यादा होते हैं, और फिर होती है डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न कम होते हैं। तो कॉस्ट इसके उल्टे तरह से बिहेव करती है। तो जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं तो कॉस्ट कम होती है, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसीलिए कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है कि पहले वो कम होती है यानी कि डिक्रीज, और फिर उसके बाद वो बढ़ जाती है यानी कि इंक्रीज। इसीलिए ज़्यादातर कॉस्ट कर्व आपको यू शेप नज़र आते हैं, जैसे आप एसी, एवीसी और एमसी देखते हो, या टीसी और टीवीसी की भी बात करूं तो वो भी इन्वर्टेड एस इसी वजह से हो रहे होते हैं। तो रीज़न सिंपल लिखना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस हमने करे थे जिसमें आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा रिटर्न पहचानो, है ना, तो वो आप इसमें कर सकते हो। फिर आते हैं देखो रिलेशंस पर। रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्वेश्चन इन पर ज़्यादा आता है। जैसे पहला एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, एमसी का एसी और एवीसी के साथ सेम रिलेशन होता है। बाकी अगर कर्व की पहले बात करूं तो एमसी का कर्व एसी और एवीसी को मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा, जो आप देख रहे हो। लेकिन रिलेशन ये है कि जब तक एमसी छोटा होता है एसी और एवीसी से, तब तक एसी और एवीसी फॉल करते हैं। फिर एक पॉइंट जहाँ पर वो इनको इंटरसेक्ट करता है वो एसी और एवीसी का मिनिमम पॉइंट होता है, और उसके बाद यानी जब एमसी इनसे बड़ा हो जाता है, एमसी इज ग्रेटर देन एसी या एवीसी, उसके बाद एसी और एवीसी राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स का रिलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस पर कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेगा। इसी तरह से एक और रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है एसी, एवीसी और एएफसी का, जिसका आप डायग्राम भी देख रहे हो। इसमें खूबसूरती ये होती है कि इसमें जो एसी और एवीसी हैं, यानी कि ब्लैक कलर का कर्व और पर्पल कलर का कर्व, ये नज़दीक आते हैं, ये आपस में क्लोज आते हैं, लेकिन ये टच नहीं करते, ये इंटरसेक्ट नहीं करते। और उसका रीज़न ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और वो कभी ज़ीरो नहीं होता। तो ये 2 बातें इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं।
अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में हमारा स्टडी कम होता है, शॉर्ट रन में बहुत सारी कॉस्ट है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर कॉस्ट की बात करें तो सिर्फ एक कॉस्ट हमें पढ़नी होती है जिसको बोलते हैं LAC यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ होती नहीं है वैसे भी लॉन्ग रन में, हमें पता ही है। तो बची कुची आपकी कॉस्टों में से एक ही मुद्दे की है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो LAC जो होता है वो एक तरह से ये बड़ा सा डायग्राम आप देख रहे हो, छोटे 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 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ये अपने अंदर एनवलप कर लेता है, इसको बोलते हैं LAC। इसीलिए इसको प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व कहा जाता है, क्योंकि हर फर्म को ये प्लान करना पड़ता है कि वो कौन से SAC पर ऑपरेट करे। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में वो SAC नंबर 4 पर ऑपरेट करेगा, क्योंकि वहाँ पर LAC मिनिमम पॉइंट पर है, यानी सिंपल भाषा में खर्चा सबसे कम है। तो जहाँ खर्चा सबसे कम होगा हम वहाँ ऑपरेट करेंगे, सिंपल। बाकी छोटे छोटे SACs को बोलते हैं प्लांट कर्व्स, ये MCQ में पूछ सकता है। और बाकी फर्म जो है वो SAC 4 जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम है वहाँ पर ऑपरेट करेगी। बाकी प्रॉपर्टी की बात करें, LAC यू शेप है, वेरी गुड, ये पता होना चाहिए। और LAC टेंजेंट होता है सभी SACs को, यानी कि वो उनको टच करके निकलता है, लेकिन मिनिमम पर टच करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखनी है। बाकी LAC यू शेप क्यों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, MCQ का क्वेश्चन। तो LAC यू शेप होता है बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि लॉन्ग रन में जो लॉ है प्रोडक्शन का वो होता है रिटर्न्स टू स्केल। तो रिटर्न्स टू फैक्टर मत लिखना, गलत हो जाएगा। बाकी एक छोटा सा पॉइंट, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो LAC की शेप होगी L शेप, जो आप राइट लाल कलर वाले डायग्राम पर देख रहे हो। बाकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रीज़न है डिमिनिशिंग LAC का, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल रीज़न है इंक्रीजिंग LAC का, यानी वही कहानी रिटर्न्स और कॉस्ट का इन्वर्स रिलेशन है, ये याद रखना है। फिर इसमें एक बड़ा अच्छा एनालिसिस होता है कॉस्ट चैप्टर के अंदर ही, शटडाउन पॉइंट, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। वैसे तो सिंपल है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है आपको, शॉर्ट रन में प्राइस जब बराबर हो जाए ABC के तो हम शट डाउन कर देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में जब प्राइस बराबर हो जाए AC के तो हम शट डाउन कर देंगे। यानी कि सिंपल भाषा में, अगर आप 10 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी 9 रुपये है, यानी कि आपके बेचने का दाम अभी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा शट डाउन करने का क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमारा प्राइस ABC के इक्वल हो जाए तो शट डाउन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, है ना। तो शॉर्ट रन में हम इस बात को कंपेयर करते हैं। फिर हमने अगला टॉपिक करा था इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते हो तो वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन का खर्चा कम आता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कई बार क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसको फ़ायदे को कहते हैं इंग्लिश में इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इसीलिए हमारी पहली स्टेज जो प्रोडक्शन में पड़ी थी वो होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन इकोनॉमीज़ जो हैं वो दो तरह से डिवाइडेड होती हैं, एक को बोलते हैं इंटरनल, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब कि मेरी कंपनी है, मैंने कुछ करा, प्रोडक्शन बढ़ाया, फ़ायदा मुझे हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल का मतलब ये कि जिसमें पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर गई और इसका फ़ायदा सबको मिलेगा, जिसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इंडस्ट्री ही ग्रो कर गई तो मुझे भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आप याद रखना। जैसे इंटरनल फ़ायदे पहले बता देता हूँ। टेक्निकल फ़ायदा, मेरी लेबर अच्छी है। मैनेजरियल फ़ायदा, मेरा मैनेजमेंट स्मार्ट है। कमर्शियल फ़ायदा, मेरे एडवर्टाइजमेंट अच्छे होते हैं। फाइनेंशियल फ़ायदा, मेरी फाइनेंस कॉस्ट कम है, सस्ते ब्याज पर लोन मिल गया। रिस्क बियरिंग, मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ। तो ये सब ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो सिर्फ मुझे फ़ायदा देंगे। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स, चीप रॉ मटेरियल, अब वो तो सबके लिए सस्ता है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, सभी फैक्ट्रियों को स्किल्ड लेबर मिलेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई कोई, मतलब दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आई तो सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा। या एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो गई, यानी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर गए तो इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। बेटर ट्रांसपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गई, इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। इसी तरह बेहतर IT हो गया तो इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो ये हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनका फ़ायदा सारी कंपनियों को मिलता है। इसी को अगर उल्टा कर दें तो बन जाएगा डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो ऑप्टिमम पॉइंट के बाद अब आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे, नुकसान मिलेगा। यानी कि
अब हमें फ़ायदे की जगह डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, और इसी रीज़न की वजह से जो दूसरी आपने प्रोडक्शन की स्टेज पढ़ी थी लॉन्ग रन की, वो थी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि पहले तो फ़ायदा होता है, इकनॉमीज़ मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद फिर नुकसान भी होते हैं, तो वो नुकसान को बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिसइकनॉमीज ऑफ स्केल। बाकी बात करें फैक्टर्स की, तो इसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल सेम फैक्टर्स होते हैं, जो या तो नुकसान देंगे तो सिर्फ हमें देंगे, या फ़ायदे देंगे तो सबको देंगे। फिर मैंने एक समरी फॉर्मूले लिखवाए थे, ये आप बच्चों एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इसकी फ़ोटो चाहे खींचनी है खींच लो, नहीं तो रजिस्टर में नोट कर लो। टीसी के 2 फार्मूले हैं, दोनों याद रखने हैं। टीवीसी के 2 फार्मूले हैं, याद रखने हैं। टीएफसी के 2 फार्मूले हैं, एएफसी के 2 फार्मूले हैं, एवीसी के 2 फार्मूले हैं, एसी के 2 फार्मूले हैं, एमसी के 2 फार्मूले हैं, और 2 स्टार स्पेशल पॉइंट्स हैं, ये ज़रूर याद रखना ख़त्म करने से पहले क्लास। ज़ीरो आउटपुट जब भी होगा तो टीसी और टीएफसी हमेशा बराबर होंगे, और 1 आउटपुट जब भी होता है 1 लेवल पर टीवीसी, एवीसी और एमसी ये तीनों हमेशा बराबर होंगे। तो बाकी आप कोशिश करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, जो भी हमने करे हैं क्लास के अंदर भी और बुक में जो आपको दे रखे हैं, तो आपको कॉस्ट चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो जब भी कॉस्ट रिवाइज करना हो तो ये वाला लेक्चर आप पूरा देख सकते हो, इसको दोबारा से सुन सकते हो, तो आपको पूरी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी।